हाँ जी, हेलो। अ, आज का हम शुरू करते हैं लेक्चर। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि किसी भी रोग का डायग्नोज करने के लिए हमें निदान पंचक की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमने 5 स्टेप्स की डिस्कस किए थे: निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति। तो इन सबको हम डिटेल में थोड़ा करेंगे, थोड़ा नहीं थोड़ा अच्छे से डिटेल में करेंगे ताकि हम रोग का निवारण वहीं पे कर सकें। निदान पे अगर हम चाहेंगे कि निदान का परिवर्जन हो जाए, निदान को हम हटा दें, तो वहाँ से भी हम रोग का निवारण कर सकते हैं। जितनी जल्दी हम रोग का निवारण कर देंगे, उतना जल्दी हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो एज अर्ली एज पॉसिबल हमें अपने निदान को चेक करना है, उसको फाइंड आउट करना है और फिर उसे हमने हटाना है, ठीक करना है। तो निदान वह वो कारण जिसकी वजह से व्याधि होती है। निदान को हम हेतु भी कह सकते हैं, तो हम इसे कोई भी वर्ड कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे हम निदान वर्ड यूज कर लें, चाहे हम हेतु वर्ड यूज कर लें। तो हेतु हमारा 3 प्रकार का होता है: असत आत्म इंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो इसमें इसको हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असत आत्म इंद्रिय अर्थ संयोग। तो असत, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो ये वर्ड कुछ ऐसे बनता है: असत, असत मतलब जो सत्य नहीं है। आत्मा, आत्म, इंद्रिय, आत्मा का, इंद्रिय का और उसके सब्जेक्ट का संयोग। तो क्या क्या हमने यहाँ पे देखा? आत्मा, इंद्रिय और सब्जेक्ट। करते भी हम यही हैं, हमारे साथ यही होता है। जैसे आंख है, आंख हमारी ज्ञान इंद्री है और ज्ञान इंद्री का से जो भी हम देखते हैं, जो भी हम अपनी चक्षु इंद्री से देख रहे हैं, वो हमारे दिमाग में जाके उसके साथ ज्वाइन करता है और उससे हमें किसी न किसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अगर ये जो योग है वो असत हो जाता है, सत्य नहीं होता है, सही नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं असत आत्म इंद्रिय अर्थ संयोग। और ये जो संयोग होता है, अगर ये गलत हो जाए तो ये रोगों का कारण बनता है। जैसे जैसे मैं एक सिंपल हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर हमने मान लीजिए कि सामने कोई हमारे एक सब्सटेंस पड़ा है, ठीक है, और हमारी जो चक्षु इंद्री है, यानी कि जो हमारी आंखें हैं, अगर हमारी आंखें कहती हैं तो कि इसको पिक कर लो, उठा लो इसको, हमने उसे उठा लिया, ठीक है, तो ये उससे क्या हुआ? वो गर्म था। ये हमें उठाने के बाद पता चला, हमारी फिंगर्स को ये चीज पता चली कि ये तो बहुत ज्यादा गर्म थी और हमने उसे एकदम से छोड़ दिया। तो ये चक्षु इंद्री का असत संयोग हो गया, यानी कि चक्षु इंद्री को ये पता नहीं चला कि ये चीज गर्म थी और ये गलत संयोग हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा हाथ जल गया। हमारा हाथ जलेगा तो ऑब्वियसली पित्त की वृद्धि होएगी और दूसरा टिश्यू डैमेज हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होएगी, ठीक है। तो ये असत आत्म इंद्रिय अर्थ संयोग है। ये किसी भी चीज के साथ हो सकता है। हमारी ये होता इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों का ही होएगा, कर्म इंद्रियों का भी हो सकता है। जैसे कि अ, मतलब मान लीजिए कि आपने आपके डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई एक एक सुबह शाम खानी है या दो दो गोली सुबह शाम खानी है, लेकिन आपकी जो करण इंद्री थी, सुनने वाली जो इंद्री है, श्रवण इंद्री जो है, उसने गलत सुन लिया और आपने उस दवाई को या उस मेडिसिन को दो दो टैबलेट खाने के बजाय तीन तीन टैबलेट खा लिया या एक एक टैबलेट खाया। मतलब जैसा आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वैसा आपने उसे नहीं खाया, क्योंकि आपकी जो श्रवण इंद्री थी उसने ठीक प्रकार से सुना नहीं। तो उसका क्या आएगा? उसका रिजल्ट खराब आ जाएगा। तो ये तो एक मेडिसिन की बात है। इन जनरल भी अगर हम हमें किसी व्यक्ति ने कोई चीज कही है, या जैसे हमें किसी ने उपदेश ही दिया है, घर में किसी ने कुछ कहा है कि ये चीज नहीं करनी है, या हम उसे गलत सुन लेते हैं, तो उसका जो संयोग होता है आत्मा के साथ, उसका जो संयोग होता है और अल्टीमेट उसका जो रिजल्ट होता है, वो किसी न किसी व्याधि का कारण बनता है। तो इसे हम असत आत्म इंद्रिय अर्थ संयोग कह सकते हैं, जो कि व्याधियों का कारण होता है। अगर हम इस संयोग को सही कर लेंगे, जो हमें प्रिस्क्राइब्ड है उसको ही हम फॉलो करेंगे, तो हम डेफिनेटली रोगों से दूर रहेंगे।
ये आता है असत आत्म इंद्रिय अर्थ संयोग। दूसरा होता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा क्या होती है? बुद्धि। हमारी जो थॉट होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, उसे हम प्रज्ञा बोलते हैं। और अपराध तो अपराध है ही है। आप अपराध का तो आपको मतलब पता ही है। तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और धैर्य और अपनी स्मृति को छोड़कर अशुभ कार्य करता है उसे हम प्रज्ञा अपराध कहते हैं। प्रज्ञा अपराध फिर से रोगों का कारण होता है। ज्यादातर ये मानसिक रोगों के कारण होते हैं, लेकिन ये शारीरिक रोगों से के भी कारण होते हैं। इसमें आहार, विहार और कर्म तीनों ही हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे फिर से हम फॉर एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके सामने कोई मीठी चीज पड़ी है, मीठी खाने वाली कोई स्वीट्स पड़ी हैं, उसकी बुद्धि उसे एक बार अवश्य रोकती है कि भाई नहीं, तुम डायबिटिक हो, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। और फिर भी वो अपनी बुद्धि की अवहेलना करके, अपनी बुद्धि को साइड लाइन करके, अपनी इंद्रियों के वश में होकर उस मीठी वस्तु का सेवन कर लेता है, उसे खा लेता है, तो उसका जो शुगर लेवल है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो ये हमारा उसके लिए रोग का कारण बनेगा, उसका जो लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह से कोई भी गलत काम करते समय, मतलब गलत कामों में मानसिक गलत काम भी आ जाते हैं। किसी की निंदा करते समय, किसी के बारे में बुरा कहते समय, चोरी करते समय, किसी के बारे में बुरा सोचते समय, हमारा मन हमें एक बार जरूर कॉन्शियस करता है, अलर्ट करता है कि ये गलत है, ये प्रज्ञा अपराध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे विहार के विरुद्ध है। लेकिन हम उसे इग्नोर करके वही काम करते हैं, तो वो रोगों का कारण बनता है। ऐसे जो प्रज्ञा अपराध होते हैं वो अलग अलग किस्म के शारीरिक और मानसिक रोगों के कारण बनते हैं। हम हेल्थ की परिभाषा में पहले ही कह चुके हैं कि शारीरिक और मानसिक और सोशल रूप से हेल्दी होने को ही हम निरोगी कहते हैं, व्याधि मुक्त कहते हैं। तो ये प्रज्ञा अपराध है, इसमें मिथ्या आहार विहार सभी किस्म की चीजें आती हैं। हमारी बुद्धि हमें, आप भी अपने आप को कभी टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बार हमारी बुद्धि हमें अलर्ट जरूर करती है। उसके बाद भी अगर हम उसे नहीं मानते हैं तो वो फिर तो वो रोगों का कारण बनेंगी ही बनेंगी। तीसरा इसमें कारण आता है परिणाम। परिणाम क्या होता है? परिणाम हम समय को कहते हैं, काल को कहते हैं। समय अलग अलग होते हैं। समय दिन का समय होता है, सुबह दोपहर शाम होती है। मंथ का समय होता है, ऋतुओं का समय होता है। तो परिणाम किसी भी समय को, उसकी छोटी यूनिट को या उसके बड़े यूनिट को, किसी भी तरह से हम परिणाम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो परिणाम का समय का अतियोग, यानी कि समय में, उस समय में कुछ ज्यादा हो जाना, अयोग या उस समय में ना होना, या मिथ्या योग, इन तीनों से भी रोगों की उत्पत्ति होती है। जैसे फिर से फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, जैसे सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाना, इसे हम अति योग कहेंगे। तो सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो क्या होगा? रोगों का कारण बनेगा। चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, सर्दी में जोड़ों के दर्द हैं वो बढ़ जाएंगे, जो हमारी जठराग्नि है वो मंद पड़ जाएगी, काम हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हमें सर्दियों में करना चाहिए, उससे हमारा जो सोशल स्टेटस है वो हमारा कम हो जाएगा। हमारा किसी का भी ये, किसी के साथ भी ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो जो मजदूर लोग होते हैं या जो डेली वेजेस वाले काम करने वाले होते हैं उनको काम नहीं मिलता। तो ये उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो, उनको उनकी इनकम नहीं होती, इनकम नहीं होएगी तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी। तो ये होता है किसी भी ऋतु का अति योग होना। इसी तरह से गर्मी है, गर्मी में अगर बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, लू पड़ने लग जाएगी, तो आपने देखा है जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं। कितनी सारी डेथ्स हम रिकॉर्ड करते हैं कि लू से इतने व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो ये ऋतु का अति योग होता है। इसी तरह से अयोग होता है। अयोग होता है कि जैसे सर्दी में सर्दी का ना पड़ना, गर्मी में गर्मी का ना पड़ना। तो आप कहेंगे कि सर्दी में अगर सर्दी नहीं पड़ती तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर सर्दी में सर्दी पड़ेगी नहीं तो सब लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, रोग भी नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। सर्दी पड़ने से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं जो
गर्मी में पैदा होते हैं और सर्दियों में वो खुद से खुद मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ेगी तो जो गर्मियों वाले बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं वो सर्दियों में भी एग्जिस्ट करते रहेंगे, तो रोगों में वृद्धि होगी। इसके अलावा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ अपनी बॉडी के ऊपर ही आजमाएं। अगर सर्दी में सर्दी नहीं पड़ेगी तो जो सर्दियों में पैदा होने वाली फसलें हैं, जो आजकल जो हमारे नॉर्थ इंडिया में गेहूं की बिजाई हो जाती है, अगर सर्दी नहीं पड़ेगी तो गेहूं नहीं ठीक से होएगी। अगर गेहूं ठीक से नहीं होएगी तो हमारा जो सोशल स्टेटस है वो खराब हो जाएगा। मतलब जो लाइफ साइकिल है, जो सिर्फ हम पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं, ये तो एक चेन की तरह होता है। तो अगर वो चेन किसी भी तरीके से खराब होती है तो वो नुकसानदायक होती है। इसी इसी में तीसरी कड़ी आ जाती है मिथ्या योग। मिथ्या होता है झूठा योग, यानी कि सर्दियों में गर्मी पड़ जाना या गर्मी में सर्दी पड़ जाना, या जिस मौसम में बारिश नहीं हो रही है उस मौसम में बारिश होने लग जाना, या जिस मौसम में बारिश होना चाहिए उस मौसम में बारिश का ना होना। अगर ऐसा नहीं होएगा, बारिश नहीं होएगी तो पानी की कमी हो जाएगी। तो ये होता है मिथ्या योग। ये चीजें हमारे कंट्रोल में मोर और लेस नहीं होती हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो हमारे ही शरीर के ऊपर पड़ता है। तो हमने ये 3 तरह के कारण देखे हैं। हम इनको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने असत आत्म इंद्रिय अर्थ संयोग देखा था, जिसमें इंद्रियों का गलत संयोग होने से रोगों की उत्पत्ति होती है। प्रज्ञापराध, जब हम अपनी बुद्धि को साइडलाइन करके उसे इग्नोर करके कोई भी काम करते हैं तो बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा परिणाम, जब ऋतुओं का, समय का योग सही प्रकार से नहीं हो पाता है तब भी रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये हमारे 3 कारण थे। इसके अलावा भी कारणों को अन्य कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं दोष हेतु। इसको भी 3 हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दोष हेतु, व्याधि हेतु और दोष व्याधि हेतु। तो दोष आपको पता ही है, 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। दोष जब दूषित हो जाते हैं तो दूषित हुए दोष रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये सिंपल फंडा है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। दोष जब अपनी सम अवस्था में रहते हैं तभी उसे हेल्थ की अवस्था कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भी दोष दूषित होता है, बढ़ता है या कम हो जाता है तो दोनों बाकी के 2 दोषों को भी वो डिसबैलेंस कर देता है, जिससे कि रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये होते हैं दोष हेतु। किसी भी कारण से जब दोष दूषित हो जाते हैं तो वो रोगों की उत्पत्ति करते हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं। कारणों के बारे में तो हम पहले अभी भी डिस्कस करके हटे हैं कि कारण असत आत्म इंद्रिय संयोग हो सकता है, परिणाम हो सकता है, प्रज्ञा अपराध हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है जिससे कि हमारे दोष दूषित हो जाते हैं। उसके बाद आता है व्याधि। व्याधि हेतु। व्याधि हेतु में क्या होता है कि दोष का प्रकोप होने से व्याधि का होना निश्चित होता है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हम कारण का सेवन कर लेते हैं और उससे रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मिट्टी खाने से पांडु रोग का होना, ऐसा माना जाता है कि मिट्टी खाने के बाद पांडु रोग यानी कि अनीमिया हो जाता है। उसकी अलग अलग रीजंस हैं। जैसे मिट्टी खाने से मिट्टी के साथ वर्म्स भी अंदर चले जाते हैं। वर्म्स अंदर चले जाते हैं पेट में तो वो हमारा जो फूड है वो सारा तो वो वर्म्स खा जाते हैं, तो जो व्यक्ति है उसे प्रॉपरली फूड नहीं मिल पाता तो धीरे धीरे वो अनीमिक हो जाता है। तो इसमें क्या हमें लगता है कि मिट्टी खाने से व्याधि उत्पन्न हुई है, मिट्टी खाना व्याधि का कारण बन गया। लेकिन उससे पहले भी उसके दोष कुपित हो चुके होते हैं। कोई व्यक्ति अपनी खुशी से मिट्टी नहीं खाता है। मिट्टी जब वो खाता है तो उसके अंदर उस चीज की डेफिशिएंसी होती है, उस चीज की बॉडी डिमांड कर रही होती है, इसलिए उसका मिट्टी खाने का मन करता है। अब जो हेल्दी व्यक्ति है उसका मिट्टी खाने का मन ही नहीं करेगा। उसे आप कहोगे भी भाई तू मिट्टी खा ले, इसमें आयरन होता है, तो वो खाएगा ही नहीं। ठीक है, बच्चों को जैसे मिट्टी खाने की आदत होती है, हम उसे डांटी जाए बच्चे तू मिट्टी नहीं खा, एक आध थप्पड़ मार दें, ये गलत होता है। तो मिट्टी खाने से अगर कोई बच्चा मिट्टी खाता है तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा ये क्यों खा रहा है, तो उसका कारण कारण ढूंढेंगे। तो हमें लगता है कि मिट्टी खाने से व्याधि उत्पन्न होती है, लेकिन ये दिखने वाली चीजें होती हैं। हमें दिख कुछ और रहा होता है, हम उसे कारण मान लेते हैं, लेकिन
उसके उससे पहले दोष दूषित हो चुके होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमें डायग्नोज नहीं होते हैं, तो इसे हम व्याधि हेतु की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरे होते हैं दोष व्याधि हेतु। इस वर्ग में विशेष दोष का ही प्रकोप होता है, जैसे कि हाथी घोड़े की सवारी करने से वायु का दूषित होना। तो जब भी हम कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते की सवारी करते हैं, बहुत ज्यादा चल के आते हैं, बहुत दौड़ के आते हैं, तो हमें पता है कि हमारा वायु वृद्धि हो जाती है, वायु दूषित हो जाती है। इसके अलावा विदाही अन्न खाने से, मतलब मिर्च मसालेदार खाना खाने से हमारा पित्त भी दूषित हो जाता है, पित्त और रक्त दोनों दूषित हो जाते हैं। अब अगर हम विदाही खाना खाने के बाद हाथी घोड़े की सवारी, हाथी घोड़ा तो नहीं, चलो जैसे बाइक की सवारी या ऊबड़ खाबड़ रास्तों की सवारी या बहुत तेज सवारी अगर हम कर लेते हैं या दौड़ भाग लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि दोष, दौड़ने भागने से हमारा वायु दूषित हो गया और विदाही अन्न खाने से, मसालेदार खाने से हमारा पित्त दूषित हो गया। तो इसमें दोनों ही रोग हो जाएंगे, जो इसे हम वात रक्त की कैटेगरी में रख सकते हैं कि इसमें वायु भी हमारी दूषित होगी और रक्त भी दूषित हो गया। तो इस तरह से हम दोषों को, इन कारणों को तीन तरीके से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि दोष हेतु, व्याधि हेतु और दोष व्याधि हेतु। कारण तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज के लिए अभी हम इसी को यहीं पे खत्म करेंगे, फिर दोबारा से हम और कारणों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है, आप इसे रिवाइज करें और आपको कारण मिलने शुरू हो जाएंगे। कारण मिलेंगे तो हम रोग का निवारण भी उतनी ही जल्दी कर सकेंगे।